आज सुनिए हिंदी साहित्य की शीर्ष कथाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी महानगर की मैथिली। तो शुरू करें कहानी महानगर की मैथिली। नहीं मम्मी, पहले पानी गर्म करो। कहा ना, हम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। आज तो बहुत सर्दी है। क्यों, टाइम क्यों नहीं है? देर क्यों हो रही है? अभी तो सायरन भी नहीं बजा। मम्मी, आप झूठ बोल रहे हो, हमको पता है सब। आज तो कहीं भी नहीं जाना है, आज तो हॉलीडे है। मैजिक लैंप वाला डे संडे। कल तो आपका हाफ डे था, फिर आज कैसे जाना है? मैथिली नल को कसकर थामे दीवार से सटी खड़ी थी। ओफ मम्मी, एक बार कह दिया ना, हम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। नहीं, होने दो देर। तड़ाक। उधर कमरे में दीवार को खरोंचती हुई टूटे कप प्लेट की किरचें और चाय जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। दोनों बाप बेटी एक जैसे। चित्रा भुनभुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। अब आपको क्या तकलीफ हो गई? दिवाकर कंबल एक ओर फेंक कर अखबार सामने रख के मुंह फुलाए बैठे थे। सारा मूड बिगाड़ कर रख दिया। ये कोई चाय है? स्वाद ही नहीं है चाय का। सुबह सुबह दिवाकर का मूड चाय के इर्द गिर्द घूमता था। 50 बार कहा है, ग्रीन लेबल ही लाया करो। बाबा, वही चाय है, कभी 19-20 हो जाती है, उसके लिए इतनी तोड़फोड़ की क्या ज़रूरत है? चित्रा ने भी उसी तलखी से ज़मीन पर फैली चाय के नज़दीक जाता कंबल ऊपर खींचा और मैथिली का छोटा सा पलंग बड़ी बेसुरी आवाज़ के साथ भीतर सरकाया। हमारे घर में महीने की आखिरी तारीखों का ऐलान करने के लिए 2-4 कप प्लेट ग्लास टूटने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। पड़ोसियों को पता कैसे चले कि महीना ख़त्म हो रहा है? चित्रा ने बड़ी फुर्ती से टूटे कांच के टुकड़े समेटे, बिखरी चाय साफ की और जाते जाते कह गई, 9:30 बजे त्रिवेदी को चर्च गेट स्टेशन पर मिलने को कहा है और अभी घड़ी देख लो, वहीं पड़ी है। उधर मैथिली का अपना राग चल रहा था। मैथिली, मेरा नाम मैथू है। दूसरे बच्चों की तरह अमाला लाम की जगह 1.25 साल की मैथिली ने जब पहला वाक्य अटक अटक कर लेकिन एकदम साफ बोला था तो सब चौंके थे। बस उसके बाद बोलना आते ही वो धारा प्रवाह बातें करने लगी थी। चित्रा को देखते ही वो दौड़ी चली आई। मम्मी, हमने चप्पल पहन ली है, नहीं तो कांच चुभ जाएगा। फिर बड़ी शरारत भरी अदा से बोली, पापा ने आज फिर प्लेट तोड़ी ना? चुप कर। चित्रा ने उसे झिड़क दिया और उसे खींचती हुई बाथरूम तक ले गई। मैथू के चौंकन्ने होने से पहले ही उस पर 2-3 लोटे पानी उड़ेल दिया। मम्मी, गुस्से में लाल सुर्ख मुंह किए वो गला फाड़कर चीख रही थी, हम कट्टी है तुमसे। ठंडे पानी से नहला दिया, डर्टी डर्टी मम्मी। और दूसरे ही पल वो सचमुच सर्दी से कांप रही थी। चित्रा ने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। मैथू ने जलती हुई आंखों से मम्मी को घूरते हुए अपनी छोटी उंगली दिखाई, यानी कट्टी, और खुद को ढीला छोड़ दिया। ठीक है, जो चाहे कर लो, लेकिन हम कट्टी तो हैं ही तुमसे। दिवाकर शेव करते समय अपने गाल पर ब्लेड चला बैठे थे। बहते खून पर तौलिया दबाए खींच रहे थे। बिगाड़ रखी है उसकी आदतें। 12 महीने गर्म पानी से नहाएंगी। देखो कैसी बुद्ध बनी बैठी है। चलो मैथू बेटे, जल्दी से नाश्ता कर लो, देर हो रही है। मैथू एकदम उठी और पलंग के कोने में दुबक कर बैठ गई। तमक कर बोली, इसीलिए संडे को हमारे बाल भी नहीं धुलाए और एक पोनीटेल बना दी। फिर मम्मी बोलेंगी, इतनी जुएं कहाँ से आती हैं, पाउडर भी नहीं लगाया और ये ऊंची ऊंची फ्रॉक पहना दी। हम शर्मा आंटी के घर कभी ये फ्रॉक पहनकर जाते हैं मैजिक लैंप देखने? और हमको जूते मोजे नहीं पहनने थे, चप्पल पहननी थी। अब हमें कहीं नहीं जाना। वो शिकायतों का पुलिंदा बनी बैठी थी। नहीं बेटे, हम लोग तो एक आंटी को देखने चर्च गेट जा रहे हैं, हॉस्पिटल। बीमार हैं वो। हॉस्पिटल बहुत गंदी जगह होती है, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, दिवाकर उसे समझा रहे थे। मैथू चहक कर उठी और अपनी तीखी आवाज़ को भरसक मुलायम बनाकर बोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? चर्च गेट वाले फेयर में भी जाएंगे ना हम लोग। हाँ, मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि एक दिन फिर से फेयर पर ले चलेंगे। वहाँ तुम लोग कॉफ़ी पीना और हमें 1 रुपया देना, बस 1 रुपी ओनली। हम 4 बार झूले में बैठ कर आएंगे, हमको वहाँ ले चलोगे ना पापा? दिवाकर ने उसे गोद में उठाकर पुचकारा था। देखो बेटे, आप तो बहुत समझदार हैं। बच्चे झूठे आश्वासन का स्वर और स्पर्श पहचानने में बहुत तेज़ होते हैं। दिवाकर की आवाज़ से मैथिली ने भांप लिया था कि वे उसे साथ नहीं ले चल रहे हैं और वो उनकी पकड़ से छूट भागी थी। हम नाश्ता नहीं करेंगे, हमें भूख नहीं है।
मान मनोबल और नाश्ते का वक्त ही नहीं था। सड़क पर आते ही मैथू गुमसुम सी दूसरी ओर मुड़ने लगी तो दिवाकर खींचे। वहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा, सीधे चलो। हमें साथ ले चल रहे हो? मैथू ने फिर उम्मीद भरे स्वर में पूछा। नहीं। तो हमें शर्मा आंटी के घर छोड़ दो, टीवी देखेंगे, फिर घर वापस आ जाएंगे, आप लोग जब तक वापस नहीं आओगे। हमें देर लग जाएगी। शर्मा आंटी तो मैजिक लैम्प ख़त्म होते ही कह देंगी, तुम्हारी मम्मी आवाज़ दे रही है मैथू घर जाओ। हम तुम्हें ताराबाई के घर छोड़ देंगे। नहीं मम्मी, मैथू का गला भरा आया था। आज संडे को भी हमें ताराबाई के घर छोड़ेंगे आप? हम ताराबाई के यहाँ नहीं रहेंगे। और वो हाथ छुड़ाकर तेज़ी से दूसरी ओर भाग निकली थी। दिवाकर उसके पीछे पीछे दौड़े और उसे ज़बरदस्ती उठाकर लाए। देखो मैथू, अगर तुमने तंग किया ना तो हम तुम्हें सीधे ले जाकर हॉस्टल में डाल देंगे, अभी। अच्छा। मैथू ने पापा का गुस्सा सूंघते हुए आवाज़ धीमी कर दी थी। हमको हॉस्टल छोड़ दोगे तो भी हम आपके साथ ही जाएंगे, हम ताराबाई के यहाँ नहीं रहेंगे। ओफ, क्या जिद्दी लड़की है यार तुम्हारी, कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। बेटा जितना मन हो रो लो, लेकिन अपने साथ हम तुम्हें आज नहीं ले जा सकते, समझे? दूसरी गली मुड़ते ही झोपड़पट्टी शुरू हो गई थी। इस गली को देखते ही मैथू पापा के गले में दोनों बाहें डालकर बिसूरने लगी थी। देखा तो उसके दोनों गाल आंसुओं से तर थे। पता नहीं इस तरह बेआवाज़ रोने की आदत उसमें कब से आई थी। इस तरह रोते हुए अचानक अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगने लगती थी। न मुँह से कोई आवाज़, न सिसकियाँ, बस आंखों से लगातार चुपचाप आंसू बहने लगते थे। इस बार चित्रा ने उसे दुलारा। बेटा रोज़ तो रहती हैं आप, बस जिस दिन मम्मी पापा को काम हो उसी दिन जिद चढ़ जाती है। मैथू ने रुंधे गले से बोलने की कोशिश की थी, लेकिन संडे को हम न बोल पाने की झेप में वो दिवाकर की गोद से उतर बगैर अंगुली पकड़े उस सकरे रास्ते के दूसरी ओर अकेले चलने लगी थी। कतार में रामाबाई की खोली आखिरी थी, उसके बाद खुला मैदान था और दूसरी तरफ चौड़ी खाड़ी। ताराबाई का घर अपेक्षाकृत साफ सुथरा था। बाहर एक छोटी सी खटिया भी थी जहां वो 4 बच्चों को एक साथ बिठा देती थी। चित्रा और दिवाकर इस मोहल्ले में नए आए थे। अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने मकान बदला था। यहाँ 14x12 का इकलौता कमरा था जिसे उन्होंने ड्राइंग कम डाइनिंग कम बेडरूम बना रखा था। उस एक कमरे और छोटे से लंबे किचन में जहाँ सिर्फ एक आदमी के खड़े रहने भर की जगह थी, चित्रा, दिवाकर और मैथू जैसे 2.5 आदमी भी भीड़ नजर आते थे। सुबह सुबह जब 8 बजे तक सबको घर से निकलने की जल्दी होती थी, वे कमरे में चलते हुए एक दूसरे से टकराते रहते थे। मैथू बार बार उनके पैरों में आती थी। बस इस नए मकान में एक ही आराम था कि छतें टपकती भी नहीं थीं, वरना जो मकान वे छोड़कर आए थे वहाँ रसोई में ऐन खाना पकाते समय कढ़ाई के भीतर छत से बरसात का पानी टपकता था। ये जानते हुए भी कि टपकने वाला द्रव सिर्फ बारिश का पानी ही है, खाना खाते हुए कैसी उबकाई सी आती थी। चूँकि ये रोज़मर्रा की बात थी, वो सब्जी या दूध फेंक नहीं सकती थी और बालों तथा पीठ पर तो उसके यहाँ वहाँ गीला महसूस करने की आदत सी हो गई थी। बेडरूम की दीवार इस कदर भीगी थी कि तेज़ बरसात होने पर दीवारों से छींटों की बौछार आती थी और पूरी दीवार भीग चुकने पर फर्श पर पानी बहना शुरू हो जाता था। उस मकान में बरसात का मौसम पूरी तरह उन सब पर हावी रहता था। बरसात के उन 3 महीनों में लगातार मैथू बीमार रहती थी। अपने फ्लैट में भी गीले फर्श पर चप्पलें चटकाते हुए चित्रा और दिवाकर सीलन और बाथरूम की नाली से निकलते हुए लाल लाल केंचुओं से आक्रांत रहते थे। उस मकान से निकलने के बाद उनके लिए किसी भी तरह के मकान में रहना आसान हो गया था, इसलिए उन्हें घर ढूंढने से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर दूसरे मकान में वे 3-4 महीने ही चैन से रह पाए थे कि हर रोज़ घर लौटने पर उन्हें इस मकान के दरवाजे पर नोटिस लगा मिलता था, जिसमें उनके वहाँ गैर कानूनी तरीके से रहने के जुर्म को साबित किया जाता था। वे बहुत आसानी से नोटिस का कागज़ फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक देते थे। पर 2 महीने गुजरने के बाद आखिर एक ईमानदार और कड़े सुरक्षा वाले अफसर के आने पर उन्हें मैं सामान सड़क पर आ जाना पड़ा था। 15 दिन किसी दोस्त के यहाँ गुजार कर आखिर वे इस एक कमरे के मकान में आ गए, जहाँ और सारी सुविधाएं थीं, सिवाय इसके कि पड़ोसी बड़े सुखी, समृद्ध और आत्मकेंद्रित थे। चित्रा और दिवाकर के घर के टूटते बर्तनों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे बड़ी असुविधा यहाँ मैथू के लिए थी।
नज़दीक कहीं कोई शिशु या बाल कल्याण केंद्र नहीं था और पूरे दिन के लिए नौकरानी मिलने या रख सकने का सवाल ही नहीं था। कई युक्तियां आजमा चुकने के बाद वे आखिरकार ताराबाई को ही ढूंढ पाए थे, जो मैथू के अलावा 3 और बच्चों की 8 घंटे देखभाल करती थी और महीने के 60 रुपये लेती थी। आज रविवार था और ताराबाई के यहाँ दूसरे बच्चे नहीं थे। अपने ही 4 बच्चों में से किसी एक को वो दनादन ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने चित्रा को आते देखा, उस नाक बहाते मरगिल्ले से अधनंगे बच्चे की पीठ पर उसने आखिरी धौल जमाई। जाउन मर तिकड़े हलकट कुठला, और नौबारी साड़ी से अपने गीले हाथ पोंछने लगी। फिर झेंपते हुए बोली, बाहर जाने का है मेम साहब, छोकरी किधर? मैथू रास्ते के दूसरी ओर चुपचाप खड़ी थी। ये रे मैथू, उधर किधर जाता है? मेरे को पहचानता ही नहीं? बुलाए जाने पर मैथू धीरे धीरे रास्ता पार कर आई और खटिया पर बैठ गई। आंखें लाल और गाल भीगे हुए, झोपड़ी के भीतर एकटक जैसे वो किसी शून्य में देखे जा रही थी। अरे मम्मी से गुस्सा है? ताराबाई उसे गुदगुदा रही थी और वो चुप। चित्रा ने पर्स से एक पैकेट निकाला और उसे थमाया। ताराबाई, ये घर से कुछ खाकर नहीं आई है, अभी इसे नाश्ता करवा देना और खाने में सिर्फ चावल दाल देना। 4-5 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। ताराबाई, हमें ज़रूरी काम से जाना था। दिवाकर ने जैसे सफाई दी, फिर मैथू के गाल थपथपाए। ओके बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे। मैथू ने न दिवाकर का हाथ झटका न सिर घुमाया, दूसरी तरफ मुंह किए उसी तरह गुमसुम बैठी रही। ताराबाई बोलती जा रही थी, सेठ तुम फिक्र नहीं करना, अभी तुम लोग बस स्टॉप तक भी नहीं पहुंचा होएगा, इधर मैथू का कथा पुराण चालू हो जाएगा। हमारा मुल्क में इतना बड़ा घर, दादा दादी, बुआ मौसी, सब कितना अच्छा लोग, पपीता का झाड़, टोमेटो रोप, सब अक्खा दिन चालू रहेगा। अपना तो भेजा खलास कर देगा ये छोकरी। मेम साहब तुम फिक्र नहीं करना, ये अब भी ठीक हो जाएगा। ताराबाई की आवाज़ में चहक थी। संभवतः इस चहक की तह में 5 का कड़कता हुआ नोट था, जो शाम को उसे मिलने वाला था। इतवार और छुट्टी के दिन बच्चा संभालने के वो 5 रुपये अलग से लेती थी, जो उसकी 60 रुपये महीने की पगार में शुमार नहीं थे। चित्रा जानती थी कि मैथू अभी थोड़ी देर में सब कुछ भूल भाल कर खेलने लगेगी, पर फिर भी उसे वहाँ छोड़कर लौटते हुए भीतर कहीं बहुत शिथिल और असहाय होती जा रही थी। बस की क्यू में खड़े दोनों चुप बने रहे। बस जल्दी ही मिल गई और बैठते ही दिवाकर ने चित्रा को कुरेदा, अब तुम्हें क्या हो गया है? वो अभी ठीक हो जाएगी। उस दिन देखा नहीं, लौटे तो कूदती फांती मिली कि इतनी जल्दी कैसे आ गए? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैथू कभी कभी एकदम बड़ों की तरह बिहेव करने लगती है। चित्रा रुक रुक कर बोली, कैसे बिना आवाज़ रोती है, बहुत नाराज़ होती है तो गुमसुम हो जाती है। एक रविवार ही तो मिलता है उसे हमारे साथ रहने के लिए, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है हमें? 30 किलोमीटर दूर अंग्रेजी फिल्म देखने जा रहे हैं, ये अय्याशी नहीं तो और क्या है? बस ये सुनना था कि दिवाकर आग बबूला हो गए। चलती बस में एकदम खड़े होकर बोले, चलो उठो, घर चलो, साल छमाई कभी घर से निकलो भी तो 100 सिरदर्द साथ चलते हैं। बैठो बैठो, बस में तमाशा मत करो। चित्रा ने संभाला, अपने बच्चे के लिए कुछ महसूस करना भी गलत है? नहीं, बस में बैठकर आप महसूस करिए, पहले सोचना था ये सब। दिवाकर अपने तई बड़बड़ाए चले जा रहे थे। आफ्टर ऑल मैथू को बड़ा होना है, तुम तो ज़िंदगी भर उसे बच्चा ही बनाए रहोगी। हमारे साथ हर जगह कैसे चल सकती है वो? शी हैज़ टू लर्न ऑल दिस। दिवाकर जले भुने खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे। चित्रा अपनी सीट पर बैठे बैठे निढाल हो गई थी। दिवाकर की बातों में उसे सुबह की खराब चाय की बू आ रही थी। वो शायद अब भी कप प्लेट तोड़ने वाली मनस्थिति में थे। चित्रा ने सोचा था आज वो दिवाकर से उसके ऑफिस के समाचार सुनेगी और अपने स्टाफ के झगड़े के बारे में बताएगी, पर उनमें संवाद की स्थिति नहीं थी। इस नए मकान में आने के बाद वे दोनों व्यस्त हो गए। घर से चित्रा के स्कूल और दिवाकर के ऑफिस का फासला बढ़ गया था। सुबह मुंह अंधेरे 5 बजे उठकर चित्रा के हाथ मशीनी अंदाज में रोज़मर्रा के काम निपटाते थे और 3 घंटों में 3 टिफ़िन के डिब्बे और अपने अपने सामान से लैस होकर दरवाजे पर ताला डाल 2 चाबियां अपने अपने साथ ले वे तीनों घर से बाहर निकल पड़ते थे। शाम
5 बजे तक चित्रा स्कूल से लौटते हुए सब्जी भाजी ब्रेड खरीदती हुई ताराबाई के घर से मैथू को साथ लाती हुई घर पहुंचती थी। तब सुबह का बिखरा घर समेटने और खाना बनाने खाने तक वो बुरी तरह थक कर चूर हो चुकती थी। 8-9 बजे दिवाकर ऑफिस की फाइलों से लदे फंदे घर लौटते थे और इसके साथ ही वो खाना टेबल पर लगा बोझिल आंखों से सोने का इंतज़ार करती पाई जाती थी। इतवार को चित्रा की छुट्टी होती थी और सोमवार को दिवाकर की। दोनों की कॉमन छुट्टियां कम पड़ती थीं। सो पिछले 3 महीनों में वे आपस में सिर्फ ज़रूरी बातें ही कर पाए थे। रोज़ के इस बंधे बंधाए रूटीन में कुछ अनकहे अनजाने कारणों से दिवाकर और मैथिली दोनों कुढ़ते रहते थे। चित्रा को इन दोनों मोर्चों को संभालना होता था। गुस्से और जिद में एक स्वभाव होते हुए बाप और बेटी में 36 का रिश्ता था। दोनों हद दर्जे के असहनशील थे। स्टेशन के भीतर घुसते ही 5 नंबर प्लेटफॉर्म को खाली देखकर ये साफ हो गया था कि डबल फास्ट ट्रेन छूट चुकी है। धीमी गाड़ी भी छूटने ही वाली थी और लोग बाहर झूल रहे थे। चित्रा को महिलाओं वाले लेडीज़ डिब्बे में चढ़ाकर दिवाकर खुद साथ वाले डिब्बे की भीड़ में धंस गए थे। दोनों के पास द्वितीय श्रेणी के क्वार्टरली पास थे और यूं भी दोनों भीड़ में साथ यात्रा करने की मनःस्थिति में नहीं थे। इतवार को भी इतने लोगों को पता नहीं कहाँ जाना होता है। चित्रा की अनुभवी आंखें पूरे डिब्बे को टटोल आईं। यहाँ दादर से पहले बैठने की जगह नहीं मिलेगी और जगह मिली भी दादर पहुंचकर ही। लेकिन परेल से ही अस्त व्यस्त कपड़ों में एक थकी हुई महिला 2 बच्चों को लेकर ऐन उसके सामने आ खड़ी हुई। एक बच्चा उंगली पकड़े था और दूसरा भूख से बिलबिलाता हुआ माँ के सीने पर मुंह मार रहा था। उस महिला ने बैठने की जगह के लिए दोनों ओर याचना भरी नज़रों से देखा, फिर खड़े खड़े ही ब्लाउज खोलकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। ट्रेन के हिचकोलों से वो महिला इधर उधर लुढ़क रही थी, कभी अपने कपड़े संभालती, कभी दोनों बच्चों को। चित्रा से आखिर बैठे नहीं रहा गया और वो कपड़े झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। वो औरत बड़े अकृतज्ञ भाव से खाली हुई सीट पर बैठ गई। उसने भी औरों की तरह यही समझा कि उसे अगले स्टेशन पर उतरना होगा, लेकिन ये चित्रा की कस्बाई प्रवृत्ति थी कि वो जब तब बूढ़ी और बाल बच्चों वाली महिलाओं को जगह दे दिया करती थी, वरना बम्बई में उनके लिए कोई रियायत नहीं थी। लोकल का टिकट लेना हो या बस का क्यों हो, उन्हें अपने नंबर का इंतज़ार सबके साथ करना पड़ता था। महिलाएं भी उसी अनुपात में रूखी और बेदिल थीं। घर से ऑफिस तक रोज़ ट्रेन में आने जाने के समय में वे पर्स और थैले बुनती थीं, रोज़ मिलने वाली महिला सहयात्रियों से बेखबर। शुरू में उसे अपना रोज़ 10 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल में पढ़ाने जाना बहुत अखरता था और वो हमेशा चौंकती थी जब दिवाकर छुट्टी के दिन अचानक दोपहर को शहर में, जो घर से हमेशा 25-30 मील के फासले पर होता था, फिल्म देखने का प्रोग्राम बना डालते थे और वे दोनों चप्पलें पहन वैसे ही घर से निकल पड़ते थे। दिवाकर उसे चिढ़ाते थे कि वो बम्बई में रहते हुए भी इस महानगर को अपने 3 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले कस्बे की ही नज़र से देखती है। दिवाकर के ऑफिस में लोग ठाणा, कल्याण और उससे आगे पुणे से भी रोज़ काम करने के लिए आते थे और उनका अधिकांश दिन सफ़र में ही गुजरता था। इन सब के मुकाबले उसे अपने आप को वाकई खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए था कि उसका स्कूल घर से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर था। लेकिन हर साल गर्मी की छुट्टियों में मैथू को लेकर अपने कस्बे में 1.5 महीना गुजारते हुए उसे वहाँ के हर आदमी से ईर्ष्या होती थी। वहाँ का हर इंसान इतना संतुष्ट, सुखी और अवकाश प्राप्त दिखाई देता था कि अपनी बम्बई की भाग दौड़ वाली मशीनी ज़िंदगी उसे कहीं भीतर से तोड़ती हुई महसूस होती थी। हर बार उस कस्बे से लौटने के बाद वो दिवाकर को बड़ी गंभीरतापूर्वक राय देती कि अब वो किसी और शहर में नौकरी तलाश करे। यह महानगर तो सिर्फ गरीबों के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर सकता है या व्यापारियों, पैसे वालों और अफसरों के लिए है। नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्ग यहाँ मरते दम तक अपनी परेशानियों से उबर नहीं सकता। दिवाकर भी 2-4 दिन अखबारों की वांट्स देखते, अर्जियां भेजते, पर हफ्ता बीतते न बीतते सब कुछ फिर से फास्ट, सिंगल फास्ट और डबल फास्ट लोकल की मशीनी रफ्तार में जज्ब हो जाता। उनसे अधिक इस रफ्तार की आदी हो गई थी मैथिली, जो रोज़ सुबह वक्त पर उठकर अपने आप तैयार होती थी और अपनी सारी चीज़ें समेटने के बाद मम्मी पापा के पर्स, कलम और रुमाल वगैरह तैयार कर देती थी। मुलुंड वाले मकान में वो 3 महीने बगैर किसी आया के अकेले काट चुकी थी।
वहाँ पापा मम्मी के जाने के बाद वो चाबियाँ संभाल लेती, चंदाबाई के आने पर बाकायदा दरवाज़ा खोलती, उससे काम करवाती, मेज़ पर ढका हुआ खाना खाती, स्कूल जो घर से सटा हुआ ही था जाती और लौटकर चाबियाँ घुमाती हुई इस उस पड़ोसी के यहाँ खेलती रहती। वहाँ चित्रा की पड़ोसिन बेहद भली और सीधी महिला थी। घर और मैथिली दोनों पर वो नज़र रखती थी। इस नए मकान में ये सुविधा और सुरक्षा नहीं थी। दिन दहाड़े यहाँ चोरियाँ होती थीं और मकान के बाहर आते ही खुली सड़क पर 2 अंधे मोड़ थे जहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती थीं। इस मकान में आने का एक बड़ा आकर्षण थी सावित्री, जो चित्रा के साथ उसके स्कूल में ही पढ़ाती थी। चित्रा ने सोचा था कभी वक्त ज़रूरत उसके पास मैथिली को छोड़ा जा सकेगा, लेकिन अब वो मिसेस शर्मा थी और शर्मा जी की अमीरी की बदौलत जब तब घर में किटी पार्टी आयोजित करती रहती थी। मैथू उसके यहाँ टीवी देखने के लालच में जाती तो वो घंटे भर में ही मैथू को घर वापस भेज देती। इस मैथिली का जन्म एक छोटे से कस्बे में अजीबोगरीब शान शौकत के बीच हुआ था। अपने नाना और दादा दोनों के परिवारों में वो अपनी पीढ़ी की पहली बच्ची थी और उसका नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ था। दोनों परिवारों ने पास पड़ोस में जी भरकर मिठाइयाँ बांटी थी, हिंजड़ों का नाच करवाया था, जिनका प्रवेश ही उस गेट के अंदर निषिद्ध था। कस्बे के एक जाने माने पंडित ने बच्ची की जन्मपत्री तैयार की थी और ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति समझाते हुए बताया था कि बच्ची पर जन्म से ही 7.5 चल रही है और लड़की अपने माँ बाप दोनों पर ही भारी है। कभी माँ बीमार रहेगी तो कभी बाप। पंडित जी को दिवाकर ने टोक दिया था, आप ये सब बात सुनाकर हमें ही बीमार कर रहे हैं। नाम किस अक्षर पर है ये बताइए। पंडित जी भड़क गए थे। हमने तो बड़े बड़े नेताओं की बेटियों का नाम रखा है, आप तनिक धैर्यपूर्वक ध्यान देकर कुंडली सुनिए। आपकी बच्ची का नाम तो बहुत ही सुंदर अक्षर से है, माँ से। मेनका रखी है या माधवी? उन दिनों वहाँ एक संस्थान द्वारा मैथिली वनवास नाटक खेला जाने वाला था और दादी ने बड़े चाव से अपनी पोती का नाम मैथिली रख दिया था। पिद्दी सी उस मैथिली को 1.25 महीने की उम्र में ही उस कस्बे से वनवास मिल गया था। चित्रा उसे बम्बई ले आई थी क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। बम्बई लौटने के बाद 3 दिन लगातार भाग दौड़ करके किसी तरह उसने एक 14 साल की लड़की का बंदोबस्त किया था अपने स्कूल जाने के बाद मैथू को संभालने के लिए। छुट्टियों के बाद पहले दिन जब वो स्कूल गई थी, उसे ये अनुमान ही नहीं था कि वो अपने में इतना फ़र्क महसूस करेगी। स्कूल में दिन भर उसका मन नहीं लगा और वो छुट्टी होने के इंतज़ार में खोई खोई सी बैठी रही। सारा दिन उसके जहन में नन्हे नन्हे कुलबुलाते हाथ पैर और चमकती हुई आंखें घूमती रही थीं, जिनमें अभी मम्मी की पहचान भी नहीं उभरी थी। पहले दिन जो ही मैथू का दूध पीने का वक्त होता, वो अपने कपड़े भीगे हुए पाती। यह सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। उधर घर में मैथू अपनी बारीक आवाज़ में दूध के लिए रो रही होती, इधर चित्रा अपने भीगे हुए ब्लाउज से परेशान होकर अपनी छातियों को दबा दबा कर गिलास में दूध निकालती और वॉश बेसिन में गिरा आती। चौथे दिन उससे जब्त नहीं हुआ और वहीं स्टाफ रूम में मेज पर माथा टिकाकर वो फूट फूट कर बेतरह रोती रही। उसकी सहकर्मी मिसेस माथुर कारण जानने पर हंस दी कि इसी स्कूल में काम करते हुए हमने 3-3 बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हारा पहला है ना, इसीलिए परेशान हो। अरे बच्चे को पैदा होते ही पाउडर के दूध की भी आदत डालो और स्कूल आने से 2-4 दिन पहले अपना दूध छुड़ा लो। इस सीधी सी चीज़ के लिए तुम 5 दिन से घुल रही हो। तभी मैं कहूँ कि मिसेस दिवाकर की सूरत को क्या हो रहा है, कहीं लड़के की उम्मीद में लड़की पैदा करने के गम में तो नहीं दुबली हो रही। धीरे धीरे चित्रा और मैथू दोनों की आदत हो गई थी। मैथू सिर्फ रात को चित्रा की मांग करती और दिन भर अपनी नई नई आयाओं से खेलती रहती, पर उसकी सेहत हमेशा औसत बच्चे से कमज़ोर ही रही। घर की बदलती 4 दीवारियों और नई नई नौकरानियों के बीच वो बहुत धीरे धीरे बड़ी हुई। उसकी आदतें भी कुछ खास आयाओं की दी हुई थीं। उसकी नाक बहती रहती और वो खींचती नहीं, ना ही नाक पुछवाने की जिद करती। पेशाब करने के बाद वो देर तक गीले में ही खेलती रहती। गोद में उठाते ही वो चित्रा की कमर के इर्द गिर्द टांगें चौड़ी कर देती। धूल मिट्टी रेत में वो आराम से खेलती और साफ़ सुथरे कपड़े और जूते मोजे से सजे बच्चों को सामने पाकर वो सहम कर परे हो जाती। इस सब की वजह से एक बार चित्रा ने तय किया था कि वो अपनी बच्ची की कीमत पर कभी नौकरी नहीं करेगी। आया मैथू का पेट तो भर सकती थी, पर माँ के हाथों का स्पर्श और दुलार उसे नहीं दे सकती थी।
यूँ भी जन्म के बाद से माता पिता के रूप में वे मैथ्यू को पाउडर मिल के नियमित डिब्बों और रोज़ बदलती नौकरानियों के साथ एक लंबे नाजायज़ एकाकीपन के अलावा क्या दे पाए थे। लेकिन लंबे महानगरीय अभ्यास के बाद वे जान चुके थे कि इस तरह के सवालों का एक लंबा सिलसिला था जो सिर्फ मैथ्यू के प्रति गैर जिम्मेदारी पर ही खत्म नहीं होता था। गैर कानूनी मकानों, अनियतकालीन नौकरी के गलत समझौतों, जिंदगी की मशीनी रफ्तार और आवश्यकताओं के क्रूर अर्धगणित ने उन्हें एक असहाय अव्यवस्थित नागरिक से उठाकर एक निहायत व्यवहारिक और स्वार्थी इंसान में तब्दील कर दिया था। क्षणिक आवेश में नौकरी छोड़ देने का निर्णय चित्रा ने दिवाकर को काफ़ी जोश के साथ सुनाया था, लेकिन ममता का ज्वार उतर जाने पर वो दोनों के सम्मिलित आय में से अपने 450 रुपये घटाकर किसी चमत्कारी मासिक बजट तक पहुंचने की कोशिश में सफल नहीं हो पाई थी। हर बार महानगर का अर्थशास्त्र उसे मात दे जाता था। दिवाकर ने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी थी और नौकरी छोड़ देने के ख्याल को चित्रा ने किसी फिजूल से भावुक सपने की तरह स्थगित कर दिया था। जब उन्होंने चौथा मकान बदला तब मैथिली पौने 4 साल की थी। यूँ मकान बदलने का कोई विशेष महत्व नहीं था, पर मुलुंड स्थित पिछले मकान की पड़ोसिन से मैथ्यू को खासा मोह हो गया था। वहाँ से आने के बाद मैथिली ने हफ्ते भर ठीक से खाना नहीं खाया। वो बार बार जिद करती कि वो मकान क्यों छोड़ा, हमें आंटी के पास ही रहना था। चित्रा ने तो अपनी हैसियत से बाहर जाकर 80 रुपये महीने पर एक क्रिश्चियन आया रखी थी, लेकिन 10 दिन के बाद ही चित्रा ने देखा कि महीने भर का राशन पानी साफ था। आया के चेहरे की रंगत बदल गई थी और मैथ्यू दुबली होती जा रही थी। उसने आया बदल दी और एक छोटी लड़की रख ली, पर वो लड़की 2 दिन में ही बदल गई कि वो सिर्फ उस घर में अक्खा दिन का काम करेगी जहाँ टीवी होगा। चित्रा दिवाकर के पास ना तो टीवी खरीदने के लिए पैसा था, ना टीवी देखने के लिए वक्त। मैथ्यू भी समझदार हो चली थी। खुद को बहलाने के उसने स्वयं ही कई साधन ढूंढ निकाले थे, कई शौक पैदा कर लिए थे। वो अपने आप से बातें करती, आईने के सामने खड़े होकर तरह तरह के मुंह बनाती, अभिनय करती। जब तब कागज़, कूची और रंगों के डिब्बे फैलाए रहती। स्कूल जाना तो उसने 2.25 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। नए मकान में आते ही मैथिली बड़े स्कूल में जाने लगी थी। चूँकि स्कूल ताराबाई के घर से नज़दीक था, ताराबाई ही मैथ्यू को स्कूल लेने छोड़ने जाती थी। पहले ही दिन स्कूल से लौटने पर मैथ्यू ने मुंह फुलाकर चित्रा से कहा, मम्मी, आपने हमारा इतना गंदा नाम क्यों रखा? गंदा नाम? चित्रा चौंकी। मैथिली, अच्छा नाम नहीं है क्या? छी, मैडम को तो हमारा नाम ही नहीं समझ में आता था। पूछ रही थी मैथिली का क्या मतलब होता है। मैथ्यू सचमुच नाराज़ थी। हमारी क्लास में सबके कितने अच्छे नाम हैं। कैथरीन, रम्या, सुरभि, लिली, रुचि, रेशमा और एक सोनम है, राजुल है। रम्या कहती थी मैथिली तो मेथीचा साग होता है, हम क्या मेथीचा साग हैं? चित्रा ने उसे समझाया, बेटा ये शिकायत तो हर बेटी को अपनी माँ से होती है, चाहे कितना भी अच्छा नाम रख लो। मैं जब छोटी थी ना तो तुम्हारी नानी को कहती थी मेरा नाम चित्रा क्यों रखा? जब आप बड़े होगे तो अपना नाम बदल लेना। आप बड़े नहीं हुए क्या? मैथ्यू पूछ बैठी थी। फिर आपने अपना नाम क्यों नहीं बदला? हम तो अपना नाम नहीं बदलेंगे। हमारा नाम, उसने सोचकर कहा, चित्रा रख दो। चित्रा को हंसी आ गई। वो 2 बच्चों वाली महिला जिसे चित्रा ने बैठने को जगह दी थी घबरा गई। चित्रा की नज़रें शायद उसी पर टिकी थीं। वो औरत एहतियात से अपने ब्लाउज़ के बटन बंद करने लगी कि शायद चित्रा उसका ब्लाउज़ ऊपर चढ़ा हुआ देखकर हंस रही है। कपड़े ठीक करने के बाद वो चित्रा को गुस्से से घूरने लगी। चर्च गेट पर दिवाकर साथ वाले डिब्बे से कूदकर आते ऐसे लगे जैसे किला फतेह कर आए हों। शायद मर्दों के डिब्बे में भी उतनी ही भीड़ थी। बस की नाराज़गी और बहस स्लो गाड़ी के सुस्त चाल में खो चुकी थी। थकान के बावजूद दोनों अब फिल्म देखने के लिए मानसिक रूप से अपने को तरोताज़ा महसूस करने की कोशिश में थे। जिस आसानी से वो चर्च गेट पहुंच गए थे, लौटते हुए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर लगेगी, पर माहिम और बांद्रा के बीच पाइपलाइन फट जाने से कई गाड़ियां कैंसिल हो गई थीं और बसों के लिए बहुत लंबी कतार थी। आखिरकार बस में 2.25 घंटे की यात्रा कर जब वे बोरीवली पहुंचे तो भूल चुके थे कि जिस फिल्म को देखने के लिए वे 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं उसका विषय क्या था। ताराबाई की झोपड़ी वाली गली तक आते ही उनके कदम धीमे हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैथ्यू दूर से ही उन्हें देखकर गली के नुक्कड़ तक भागी आएगी।
उन्हें काफ़ी देर भी हो गई थी लौटने में, पर ताराबाई की खोली तक पहुंचकर भी उन्हें मैथू नहीं दिखी। ताराबाई भीतर से निकल कर आई। बहुत देर लगाया मेम साहब, ऐसा नहीं करने का, मेरे को भी रविवार को घर में काम होता है। अभी देख लेने का मैथू को, तिकड़े बसली है। छोरी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, खेलने का भी नहीं, बात भी नहीं करने का। अब तुमीश देखो, ये रे माथू काय झाला, मम्मी आली तुझी। मैथू पता नहीं कहाँ से निकल कर चुपचाप आई और चलने को तैयार खड़ी हो गई। चित्रा ने ताराबाई को रुपए पकड़ाए तो वो नोट साड़ी में खोस कर झिझकती हुई बोली, मेम साहब एक बात बोलेंगा, तुम अभी और एक पैदा करो मैथू का साथ खेलने के वास्ते। क्यों, तुझे और 60 रुपये तैयार करने हैं अपने? चित्रा हंसी। दिवाकर ने मैथू को गोद में उठाना चाहा तो उसने हाथ झटक दिया। अरे सत्याग्रही बेटा, अभी नाराज हैं आप? दिवाकर ने उसे थपथपाया, लेकिन वो चुपचाप नाक की सीध में चलती रही। तुम्हारी बेटी है आखिर? चित्रा बोली। मकान का दरवाज़ा खोलते ही मैथू अंदर भागी और जूते उतार कर वैसे ही मोजे पहने हुए पैर सिकोड़ कर लेट गई। चित्रा ने देखा वो सर्दी से कांप रही थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिवाकर ने कहा और उसे रजाई उड़ा दी। मैथू लेटते ही सो गई। 10 मिनट बाद चित्रा ने उसे छुआ तो आग की तरह तप रही थी। उसके होंठों पर कुछ अस्पष्ट सी बुदबुदाहट भी थी। इसे तो बहुत तेज बुखार है, चित्रा घबराई। बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और जब चित्रा ने मैथू की बगल में थर्मामीटर लगाया तो पारा 104 को छू रहा था। जिस मैथू को वे सोया समझ रहे थे वो दरअसल सोई नहीं थी, बेहोश थी, और उसी बेहोशी में वो धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। चित्रा ने ठंडे पानी में नमक घोलकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखनी शुरू की तो 10 मिनट बाद वो कुछ होश में आई। चित्रा को उसने आंखें खोलकर देखा और जैसे ही उसकी आंखों में पहचान उभरी, उसने गीली पट्टी अपने माथे से उतार फेंकी और पलंग पर जोर जोर से पैर पटकने लगी। अगले क्षण ही उसके हाथ पैर ऐंठने और दांत बजने शुरू हो गए। चित्रा ने जबरदस्ती मैथू को गार्डिनल की आधी गोली खिला दी। देर तक मैथू का बदन उसी तरह तपता रहा। चित्रा उसे दवा की 2 डोज दे चुकी थी। दोनों बार पसीना आकर बुखार 1 डिग्री नीचे उतरा, लेकिन आधे घंटे बाद ही फिर बुखार तेज था। दिवाकर दिन भर की थकन से बिना खाए पिए मैथू का छोटा सा पलंग नीचे खींच कर लेट गए थे और थोड़ी ही देर में हल्के खर्राटों की आवाज़ हवा में उभरने लगी थी। दिवाकर की नींद गहरी हो इससे पहले चित्रा ने उसे झकझोरा। दिवाकर चौंक कर उठे। कैसी है मैथू? पहले से कम है बुखार, 2.2 है, बार बार पानी मांग रही है बस। दिवाकर ने करवट बदल ली। अच्छा मैं थोड़ा लेट लूँ? सुनो, चित्रा ने फिर पुकारा, कल का क्या करना है? कल? दिवाकर पलटे। कल तुम छुट्टी ले लेना और क्या। सुनो तो, चित्रा खींची, कल मैं छुट्टी नहीं ले सकती, तभी तो कह रही हूँ। अब तुम जानो, मेरे ऑफिस में तो कल इंस्पेक्शन है। दिवाकर नींद में थे। अच्छा सुबह देखेंगे, अभी कमर जरा सीधी करने दो। सुबह नहीं, अभी ही तुम सुन लो। स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और खुर्शीद छुट्टी पर है। दोनों सेक्शन मुझे संभालने हैं और मैंने पेपर भी सबमिट नहीं किया है। खुर्शीद ऑनरेरी टीचर है, वो जब चाहे छुट्टी ले सकती है। सुन रहे हो? चित्रा सुबह का मसला निपटाकर ही लेटना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे स्कूल पेपर पहुंचाता हुआ जाऊंगा, तुम फ़ोन कर देना। दिवाकर मुंह बिगाड़ कर बोले, लेकिन मेरे घर रुकने के बारे में सोचना भी मत। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुम समझते क्यों नहीं? चित्रा की आवाज़ तेज थी। तुम नहीं जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा ना, लेकिन मेरे न जाने से 125 लड़कियां बैठी रह जाएंगी। इतनी गैर जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती। मैथू बहुत थकी आवाज़ में बुदबुदा रही थी। मम्मा पानी। चित्रा ने चम्मच से उसके मुंह में 2-3 बार ही पानी डाला कि उसने सिर हिला दिया। बस मम्मा। आप फिर सो गए? चित्रा ने दिवाकर को हिलाया। बड़े ढीठ हो तुम। आखिर तय हुआ कि सुबह चित्रा ही स्कूल जाएगी और कोई बंदोबस्त कर जल्दी वापस आ जाएगी। तब दिवाकर ऑफिस जाएंगे। इस नए मकान में आने के 3 महीने बाद उन्हें अच्छे पड़ोसियों की कमी बेतरह खल रही थी। रात भर मैथू का बदन तपता रहा। उससे 2.5 फुट दूर लेटी चित्रा को उसके बदन की आंच और गर्म सांसें छू रही थीं। दिवाकर बहुत थके हुए थे और खर्राटों के बीच बीच में वो अचानक जाग कर पूछ लेते थे कि मैथू कैसी है। रात भर मैथू हर आधे घंटे के बाद पानी मांगती रही थी और चित्रा उंगली सी चम्मच उसके मुंह में लगाती रही थी। सुबह 5 बजे उठकर चित्रा ने पेपर तैयार किया। मैथू का बुखार देखा, अभी भी 102 था।
मैथू के लिए पानी उबाल कर रखा। उसे लग रहा था कि ताराबाई के घर का पानी पीते रहने से ही उसे ये इन्फेक्शन हुआ है। हर बार मैथू के बीमार होने पर उसे उबला हुआ पानी देने का सिलसिला हफ्ते भर ही मुश्किल से चल पाता था। चित्रा ने घर के सब काम निपटाए, कुकर में दाल चावल पका कर रखा और जाने के लिए तैयार होने लगी। दिवाकर को उठाते हुए उसने देखा कि मैथू टुकुर टुकुर उसकी ओर देखे जा रही है। चित्रा उस पर झुकी। कैसे हैं बेटे आप? और उसने मैथू के माथे को चूम लिया। बुखार अब भी तेज ही था। मैथू को उसने दवा दी और कहा, हम जल्द आ जाएंगे बेटा, पापा से दवा ले लेना और थोड़ा सा दूध भी पी लेना। दिवाकर मैथू के सिर पर हाथ रखे अखबार पढ़ रहे थे। चित्रा बाहर निकालने से पहले अपने बैग के कागज़ देख रही थी कि हल्की सी आवाज़ आई, मम्मी। चित्रा ने देखा मैथू कांपते हाथों से पैरों के जूते पहनने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा दर्द से खिंच गया था। अरे बेटा, आपको कहाँ जाना है? चित्रा उसके जूते हटाकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी, पर मैथू हाथ पैर चलाने लगी। हम ताराबाई के घर जाएंगे तुम्हारे साथ। दिवाकर ने अखबार फेंक कर एक ओर से मैथू को पकड़ा। बेटे, आप बीमार हैं। मैथू चिल्लाने लगी, नहीं, हम ताराबाई के घर जाएंगे। और फिर अपने जूते लेने के लिए दिवाकर का हाथ झटक कर पलंग से उतर पड़ी। चित्रा, दिवाकर दोनों ने उसे थामा, पर वो हाथ पैर पटकती चीखती जा रही थी। मम्मी जाओ ऑफिस, पापा जाओ ऑफिस, हम भी जाएंगे। हमारे जूते दो मम्मी, हमारे जूते दो, हमको मत पकड़ो पापा। और वो दोबारा बेहोश हो गई थी। दिवाकर कमीज़ गले में डाले किसी डॉक्टर को ढूंढने निकले। चित्रा बार बार घड़ी देख रही थी कि उसे टैक्सी ही लेनी पड़ेगी, यानी 8 रुपये 65 पैसे। सामने कैलेंडर था और मैथू को 5 साल की होने में पूरे 9 दिन बाकी थे। हर साल अपनी इकलौती बेटी का जन्मदिन वे बड़ी धूमधाम से मनाते थे। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी महानगर की मैथिली। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।